नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान का केंद्र बिंदु है कनाडा की शासन व्यवस्था। इस संपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से हम कनाडा के संविधान या कनाडा की शासन व्यवस्था की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कनाडा के संविधान या शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी पहली जो विशेषता है वो है लिखित संविधान। प्राय विद्वानों के मध्य इस बात को लेकर मतभेद भी रहा है कि कनाडा के संविधान को लिखित संविधान के दायरे में रखा जाए या अलिखित संविधान के दायरे में रखा जाए। लेकिन अगर हम गहरे तौर पर देखते हैं तो कनाडा का संविधान लिखिट संविधान का ही उदाहरण है। कनाडा के संविधान का जो प्रमुख आधार है वह है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1867 में बनाया गया था, जो कि 1 जुलाई 1867 को लागू हुआ। क्योंकि इस समय तक कनाडा ब्रिटेन का उपनिवेश था, इस एक्ट के लागू होने के बाद में कनाडा स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन कनाडा ने अपने आप को ब्रिटेन का डोमिनियन घोषित किया। आज भी कनाडा ब्रिटेन का डोमिनियन के रूप में ही है। तो कनाडा के संविधान का जो प्रमुख आधार है वह है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867। दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है कनाडा के संविधान का वह है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 के माध्यम से कनाडा के संविधान में कनाडा के लोगों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित चार्टर को शामिल किया गया। इसके अलावा कनाडा के संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है, इस संशोधन की प्रणाली को भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 के माध्यम से शामिल किया गया। मूलतः अगर हम देखें तो ये दो जो आधार है कनाडा के संविधान का, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कनाडा का संविधान है वो लिखित संविधान है। कनाडा के संविधान को अगर देखा जाए तो कनाडा के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता घोषित की गई है कि कनाडा का जो संविधान है वो उसका सर्वोच्च संविधान होगा। यह संविधान ब्रिटिश संविधान के आदर्शों पर आधारित है। जैसा कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की लगभग विशेषताओं को आदर्श के रूप में कनाडा की शासन व्यवस्था में शामिल किया गया है। दूसरी जो विशेषता है वह है ब्रिटिश अभिसमयों का अनुसरण करना। कनाडा की शासन व्यवस्था में बहुत सारी ब्रिटिश शासन व्यवस्था की परंपराओं का अनुसरण है वो देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम कनाडा के शासन को देखें तो गवर्नर जनरल संसद के निम्न सदन में विश्वास प्राप्त सदस्यों को मंत्री परिषद में नियुक्त करता है। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में भी इस तरह का उदाहरण है वो देखा जा सकता है। यह जो उदाहरण है यह ब्रिटिश अभिसमयों पर ही आधारित है, ब्रिटिश परंपराओं पर ही आधारित है। दूसरा अगर उदाहरण देखें ब्रिटिश अभिसमय की तरह कनाडा में, तो गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कॉमन सभा का जो स्पीकर होता है कनाडा में वह राजनीतिक तटस्थता के माध्यम से कार्य करता है। वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करके पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के माध्यम से कॉमन सभा की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। नेक्स्ट जो कनाडा की शासन व्यवस्था की विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था का अनुसरण करते हुए कनाडा में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हम ये देखते हैं कि जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। कनाडा की शासन व्यवस्था में भी इस तरह की दोहरी कार्यपालिका है वो देखने को मिलती है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो कनाडा के गवर्नर जनरल के अंतर्गत निहित है।
कनाडा का जो गवर्नर जनरल होता है वो ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि कनाडा का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो ब्रिटिश महारानी ही होती है। तो ब्रिटेन की महारानी की तरफ से कनाडा में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर। दूसरी जो कार्यपालिका है वो है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कनाडा की प्रधानमंत्री और कनाडा की मंत्री परिषद में अंतर्निहित है। तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि गवर्नर जनरल के अंतर्गत निहित है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अंतर्गत निहित है। मंत्री परिषद ब्रिटेन की कनाडा की जो संसद है उसका निम्न सदन कॉमन सभा है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री कनाडा का बहुमत दल का नेता होता है, जिसको कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है। जो कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को गवर्नर जनरल के द्वारा कनाडा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से कनाडा में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर संघ और संघ की इकाइयों के मध्य संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ताकि संघ की सरकार और इकाइयों की सरकार दोनों ही संविधान के अनुसार अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। तो कनाडा की शासन व्यवस्था में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वहां पर भी संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। कनाडा के संविधान में संघ, जिसको डोमिनियन कहा जाता है, क्योंकि कनाडा अपने आप को अभी भी ब्रिटेन का डोमिनियन घोषित कर रखा है, तो ये संघ के विषय जिस पर वहां संघ सरकार या डोमिनियन की सरकार है वो कानून बना सकती है। दूसरा जो विषय है वो है प्रांतों के विषय, जिस पर वहां की प्रांतों की सरकार है वो कानून बना सकती है। कनाडा के संविधान में समवर्ती सूची जैसी ये सूची का उल्लेख नहीं है, जैसा कि भारत और अमेरिका के संविधान में समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। उस तरीके से कनाडा के संविधान में इस तरह की समवर्ती सूची का उल्लेख नहीं है। केवल डोमिनियन के विषय निर्धारित किए गए हैं और दूसरी तरफ प्रांतों के विषय निर्धारित किए गए हैं, और बाकी बची हुई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ सरकार के पास में है, केंद्र सरकार के पास में है, जिस पर केंद्र को ही कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां लिखित संविधान होता है, इस तरह का शक्तियों का विभाजन होता है संघ और इकाइयों के मध्य, और वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस तरह का जो मॉडल है वो कनाडा की शासन व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। लेकिन कनाडा की अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था को देखें तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। इसलिए केसी वियर कनाडा की संघात्मक शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा भी देते हैं। कनाडा और भारत दोनों की संघात्मक शासन व्यवस्था को केसी वियर ने अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था या अर्ध संघीय राज्य की संज्ञा दी है, क्योंकि कनाडा और भारत दोनों में ही संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है, प्रांतों में जो उप राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कनाडा का जो दूसरा सदन है व्यवस्थापिका का सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के पास में विशेष प्रकार का वीटो पावर है, जिसके अंतर्गत कनाडा का जो गवर्नर जनरल है वह
प्रांतों की विधायिकाओं के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, विधेयक पारित किए जाते हैं, उस पर 1 वर्ष के भीतर अपना वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात केंद्र सरकार है वो प्रांतों की विधायिकाओं के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उसको 1 वर्ष के भीतर रद्द कर सकती है। तो इस तरह का केंद्र सरकार के पास में वीटो पावर होना एकात्मक शासन की प्रवृत्ति को दिखाता है। लेकिन अगर हम मोटे रूप में देखें तो कनाडा की शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। कनाडा विश्व का ऐसा पहला राज्य है जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अगर हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कनाडा में संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के ब्रिटेन का ही अनुसरण किया गया है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत कनाडा ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो विश्व का पहला राज्य कनाडा ऐसा राज्य है जिसने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को एक साथ अपनाया। नेक्स्ट विशेषता, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है कनाडा में, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी कनाडा की औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होती है या कनाडा की संवैधानिक अध्यक्ष होती है। ब्रिटेन की जो महारानी है वो हमेशा वंशानुगत होती है, तो इसलिए कनाडा का जो शासन है वह गणतंत्र की बजाय संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है, जैसा कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है। क्योंकि ब्रिटेन की महारानी या महाराजा ही औपचारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक रूप से कनाडा का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से कनाडा की शासन व्यवस्था में संवैधानिक राजतंत्र के लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। कानून के शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। कनाडा के संविधान में कानून के शासन को स्वीकार किया गया है। संविधान में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष और कानून के अंतर्गत सभी लोग है वो समान होंगे। कानून की दृष्टि में किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा और कानून के समक्ष सभी लोगों को एक समान लाभ होगा। तो इस तरीके से कनाडा में कानून के शासन की स्थापना की गई है, जिसके अनुसार कानून सर्वोपरि है, कोई पद या व्यक्ति है वो सर्वोपरि नहीं है। संवैधानिक पदाधिकारी भी संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था का या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जनता को व्यापक लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। 1982 के अधिनियम के माध्यम से कनाडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की भी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से कनाडा के लोगों को व्यापक लोकतांत्रिक अधिकार है वो मिले हुए हैं। तो कनाडा में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। कनाडा में जो व्यवस्थापिका है वह द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, अर्थात व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। अगर हम संघीय स्तर पर व्यवस्थापिका को देखें तो संघीय स्तर पर जो व्यवस्थापिका है कनाडा में उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है। इस पार्लियामेंट या संसद के 2 सदन हैं, एक कॉमन सभा और दूसरा सीनेट। जो पहला सदन है वो कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन सभा की जो सदस्य संख्या है वह 338 है। इन 338 सदस्यों का निर्वाचन कनाडा के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इन सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो चुनाव प्रणाली काम में ली जाती है वह है बहुल मत प्रणाली या फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम।
यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। तो कनाडा की जो कॉमन सभा है उसका निर्वाचन कनाडा के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और जो निर्वाचन प्रणाली काम में ली जाती है वो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा जो सदन है वो है सीनेट। यह द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। सीनेट की सदस्य संख्या कनाडा में 105 है। इन सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति है कनाडा का गवर्नर जनरल करता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कनाडा की सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन न तो प्रांतों की मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और न ही प्रांतों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, बल्कि कनाडा की जो सीनेट है उसके सदस्यों की नियुक्ति कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर की जाती है। सीनेट स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल है वह भी यहाँ पर निश्चित नहीं है। सीनेटर का जो कार्यकाल है वो 75 वर्ष की आयु तक होता है। कोई भी सीनेटर 75 वर्ष की आयु तक सीनेट में अपने पद पर बना रह सकता है। इस तरीके से अगर हम दूसरे सदन को देखें तो दूसरा जो सदन है कनाडा में वह प्रथम सदन की तुलना में काफी कमजोर है, क्योंकि जो वित्त विधेयक है वो कॉमन सभा में ही रखे जा सकते हैं, सीनेट में नहीं रखे जा सकते। और दूसरी बात, मंत्री परिषद के एक मंत्री को छोड़ करके बाकी सभी प्रधानमंत्री और मंत्री कनाडा में कॉमन सभा से ही लिए जाते हैं। एक मंत्री सीनेट से लिया जाता है, वो भी बिना विभाग का ही मंत्री होता है, उसके पास में किसी प्रकार का कोई विभाग है वो नहीं होता। तो इस तरीके से कनाडा की जो सीनेट है वो कॉमन सभा की तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कनाडा में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1875 में की गई। इस कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के पास में कई तरह की शक्तियां हैं। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। कनाडा में प्रांतों में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा भी कई प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उन निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और यह अपील का अंतिम न्यायालय होता है। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो कनाडा की सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है, अर्थात सभी निचली अदालतों को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना होता है। कनाडा का गवर्नर जनरल जब भी महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल को परामर्श देने का कार्य भी करता है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के पास में। कनाडा के संविधान में संविधान को सर्वोच्च घोषित किया गया है और यह लिखा हुआ है कि कोई भी बात जो कनाडा के संविधान के विपरीत होगी, जो उससे मेल नहीं खाएगी, उसे कनाडा के संविधान से असंगत माना जाएगा। तो इस तरह के संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के पास में। संघ सरकार के द्वारा और प्रांतों की सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि कनाडा के संविधान के विपरीत हो तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 9 होती है, जिनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर कनाडा के गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती है। इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 75 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन इससे पहले भी न्यायाधीशों को
हटाया जा सकता है। हटाने का जो आधार है वो है कदाचार और कार्य करने की असमर्थता। कदाचार और कार्य करने की असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, और ये संसद द्वारा पारित जो प्रस्ताव है वो गवर्नर जनरल को संबोधित होता है। इस तरीके से अगर संसद प्रस्ताव पारित कर देती है तो फिर किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव पारित करना है वो काफी मुश्किल होता है। कनाडा का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 2 भाषाओं में कार्य करता है, एक अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच। इसके अलावा कनाडा का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 2 लीगल सिस्टम के आधार पर कार्य करता है, 2 कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य करता है। एक है कॉमन लॉ और दूसरा सिविल लॉ। तो कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का एकमात्र ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जो कि 2 भाषाओं के आधार पर काम करता है, 2 भाषाओं में काम करता है और 2 लीगल सिस्टम के आधार पर काम करता है, एक कॉमन लॉ के आधार पर, दूसरा सिविल लॉ के आधार पर। कनाडा के संविधान का अगर संशोधन करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है? 1867 का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट था, उसमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं था। तो 1867 से लेकर के 1949 तक ब्रिटेन की संसद के द्वारा कनाडा के संविधान में संशोधन किया जाता रहा। 1949 में कुछ बातों को छोड़ करके कनाडा के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो कनाडा की संसद को दे दी गई, लेकिन संवैधानिक अधिनियम 1982 के बाद में या संवैधानिक अधिनियम 1982 के माध्यम से पूर्ण रूप से यह शक्ति है वो कनाडा की संसद को दे दी गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 के माध्यम से कनाडा की जो संसद है वो कनाडा के संविधान में संशोधन कर सकती है। जो संविधान संशोधन करने का सबसे व्यापक पैमाना है, अर्थात संविधान के अधिकांश हिस्सों में जिस संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है वो यह है कि संसद के दोनों सदनों के माध्यम से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिसमें दोनों सदनों का बहुमत हो, और उसके साथ साथ में कनाडा की जो प्रांत है उन 2/3 प्रांतों की व्यवस्थापिका में भी बहुमत हासिल होना चाहिए। लेकिन इन 2/3 राज्यों की जनसंख्या है वो कनाडा की कुल जनसंख्या के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही कनाडा के संविधान के अधिकांश भागों का संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के फॉर्मूले कनाडा के संविधान में संशोधन करने के हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो यही है। अब एक बात ये उठती है कि क्या इकाइयां है कनाडा की, जो कनाडा के प्रांत है वो वहां के संघ से अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है, क्यूबेक प्रांत के अंतर्गत अलगाववादी आंदोलन है वो चलता रहता है। क्यूबेक हमेशा कनाडा से अलग होने की मांग करता है या वो अपनी स्वायत्तता की मांग करता है। तब ये प्रश्न उठता है कि क्या इकाइयां संघ से पृथक हो सकती है कनाडा में? क्या इस तरह का संवैधानिक अधिकार इकाइयों के पास में है? तो इसका आंसर यह है कि 1867 का जो संवैधानिक अधिनियम था उसमें इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई बात का उल्लेख नहीं था। लेकिन ये जो संवैधानिक अधिनियम 1982 है, इस संवैधानिक अधिनियम 1982 की व्याख्या करते हुए कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि एक उचित संवैधानिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कनाडा की जो इकाइयां हैं वो संघ से पृथक हो सकती है। अब ये उचित संवैधानिक फॉर्मूला कौन सा है? तो ये जो उचित संवैधानिक फॉर्मूला है वो यह है कि संसद के दोनों सदनों का बहुमत हासिल होना चाहिए, उसके साथ साथ 2/3 प्रांतों की व्यवस्थापिका में बहुमत मिलना चाहिए,
और इन 2/3 प्रांतों की जनसंख्या है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए कनाडा की कुल पॉपुलेशन की। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही जटिल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी इकाई का संघ से पृथक होना बहुत ही जटिल देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह का जो संवैधानिक बात है वो कनाडा के संविधान में देखने को मिलती है कि कनाडा का जो संविधान है वो इकाइयों को संघ से पृथक होने का संवैधानिक अधिकार का उल्लेख है वो करता है, लेकिन उचित फॉर्मूले के माध्यम से ये अलग हो सकती है। और यह फॉर्मूला इतना जटिल है कि कोई भी इकाई कनाडा के संघ से अलग हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से इस व्याख्यान के माध्यम से हमने कनाडा की शासन व्यवस्था या कनाडा के संविधान की मूलभूत विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। यह व्याख्यान स्नातक के विद्यार्थियों के लिए, उसके साथ साथ स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस तरह का व्याख्यान है वो लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।